1980s में फिजिक्स के नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर लुई वॉल्टर एल्वेरेज ने और उनके बेटे वॉल्टर ने मिलकर एक नज़रिया पेश किया जिसके मुताबिक ज़मीन में जितना भी इरिडियम नाम का मेटल मौजूद है वो ज़मीन का अपना तैयार किया हुआ नहीं है, बल्कि आसमान से गिरे एक बहुत बड़े पत्थर जिसको एस्टेरॉयड भी कहा जाता है उसका लाया हुआ है। अब एस्टेरॉयड वो पत्थर होते हैं जो सूरज के गिर्द चक्कर काटते हैं या सूरज के पास से गुजरते हैं, लेकिन अगर उनमें से कोई पत्थर ज़मीन तक पहुंचने में कामयाब हो जाए तो ऐसे एस्टेरॉयड को मीटियोराइड कहा जाता है। अब जब ये बहुत बड़ा पत्थर ज़मीन पर गिरा तो ये वो इरिडियम का मेटल लेकर आया जो आज ज़मीन पर पाया जाता है। चैनल रेजोनेंस के सभी व्यूअर्स ये जान लें कि इरिडियम एक बहुत ही रेयर मेटल है, यानी बहुत ही कम पाया जाने वाला मेटल है जिसके ज़मीन पर आसार बहुत कम है। लेकिन अगर इरिडियम एक बहुत बड़े पत्थर की वजह से ज़मीन पर आया है, यानी कि एस्टेरॉयड की वजह से, तो उस एस्टेरॉयड की उम्र का जब अंदाज़ा लगाया गया, जो कि उसके बकाया जात से लगाया जाता है कार्बन डेटिंग नामी टेक्निक से, तो उसकी उम्र तकरीबन 66 मिलियन ईयर्स थी। अब ये 66 मिलियन ईयर्स वही उम्र है जब डायनासोर इस दुनिया से ख़त्म हुए थे। तो क्या ये मुमकिन था कि ये वही पत्थर था जिसने डायनासोर की नस्ल को तबाह किया हो? चलिए जानते हैं चैनल रेजोनेंस के अंदर। जैसा कि हम जानते हैं कि डायनासोर के बकाया जात या उनके फॉसिल्स का जब अंदाज़ा लगाया गया, जो कि ज़मीन की खुदाई में हमें बड़ी बड़ी हड्डियाँ और बड़े बड़े अजसाम मिले, उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाया गया और फिज़िक्स के प्रोसेस, फिज़िक्स की टेक्निक जिसको कार्बन डेटिंग कहते हैं, जो किसी चीज़ की उम्र बताती है कार्बन रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मदद से, तो ये देखा कि डायनासोर की भी एग्जैक्ट एज आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले की थी और ये 66 मिलियन ईयर्स पहले ही पत्थर गिरा था। साइंसदानों ने जब इसका अंदाज़ा लगाया और इस पत्थर ने जो सुराख ज़मीन पर कायम किया था, जिसको अब तो बहुत सारा पानी और मिट्टी भर चुका है, तो ये 15 से 20 किलोमीटर या 20 किलोमीटर से नीचे नीचे का था, जिसके मतलब ये है कि ये इतना बड़ा पत्थर था कि जिसके इम्पैक्ट की वजह से तकरीबन 150 किलोमीटर के करीब का डायामीटर तो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गया और उसके इसी शॉक वेव्स वो साउंड वेव्स की क्वालिटी या किस्म कही जाती है जिसका इम्पैक्ट डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वो अपनी आसपास की चीज़ों को बर्बाद कर देती है। उसकी शॉक वेव्स ने 75% ज़मीन पर मौजूद जानदार और बेजान चीज़ों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अब डायनासोर क्योंकि बहुत बड़े साइज़ के जानदार थे, जैसा कि उनके फॉसिल से पता लग सकता है, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए और जो छोटे परिंदे थे वो अपने छोटे साइज़ की वजह से उसमें से काफ़ी परिंदे बच गए। लेकिन फिर भी समुंदर के जानवर, क्योंकि समुंदर पर ये पत्थर नहीं गिरा था, ये एस्टेरॉयड नहीं गिरा था, इस वजह से समुद्री जानदारों की भी बहुत बड़ी नस्ल बच गई। लेकिन उसके बावजूद भी डायनासोर, प्लांट्स, ट्रीज और बहुत सारे एनिमल्स की या इंसेक्ट्स की जो किस्म थी उसमें से 75% बिल्कुल तबाह हो गई। अब सोचने की बात है कि क्या 10 से 20 किलोमीटर के दरमियान में, या यूं कह लीजिए कि 15 किलोमीटर के डायामीटर का पत्थर काफ़ी है पूरी ज़मीन की मखलूकों को ख़त्म करने के लिए या जानदारों को ख़त्म करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। साइंटिफिक एनालिसिस हमें ये बताता है कि उन्हीं दिनों में ज़मीन में हिंदुस्तान के करीब बहुत ज़्यादा लावे के पहाड़ फटना शुरू हो रहे थे और इसका सबूत हमें आर्कियोलॉजिकल डाटे की मदद से भी मिलता है और साइंटिफिक डाटे की मदद से भी मिलता है। जितने भी जियोलॉजी के माहिर हैं जो ज़मीन के ऊपर स्टडी करते हैं, वो ऐसा बताते हैं कि उन दिनों लावे के पहाड़ बहुत ही भारी पैमाने पर लावा छोड़ रहे थे, जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा था और ये एक रीज़न थी डायनासोर के ख़त्म होने की। अब हमारे पास दो रीज़न्स आ चुकी हैं। एक बहुत बड़ा पत्थर जिसने फिज़िकली शॉक वेव्स की मदद से और सूरज की रोशनी को ब्लॉक करके बहुत सारी स्पीशीज़ को ख़त्म किया, जिसमें डायनासोर फहरिस्त पर थे, और दूसरे ज़मीन में होने वाले क्लाइमेट चेंज जो कि वल्केनिक एरप्शन यानी कि लावे के पहाड़ के फटने की वजह से थे।
लेकिन बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती। ये भी जान लेना ज़रूरी है कि उन दिनों में ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में बहुत भारी पैमाने पर टकरा रही थी, जिससे ज़मीन में जगह जगह ज़लज़ले भी आ रहे थे और समुंदर जो था वो अपना साइज़ बढ़ा रहा था। ज़मीन के कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ रहे थे, जिसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज आ रहा था। तो ये बहुत सारी रीज़न्स थी जिसको आर्कियोलॉजी के माहिरीन ने जब स्टडी किया तो उन्होंने ये बहुत ही मजबूत नतीजा अखज़ कर लिया कि डायनासोर को ख़त्म करने वाला सिर्फ वो पत्थर एस्टेरॉयड नहीं था, बल्कि उसके अलावा ये छोटे छोटे इवेंट्स भी थे जिसमें वल्केनिक इरप्शन और टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में टकराना और क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें शामिल थी। अब इंसान की तो हमेशा से ही ये आदत रही है कि वो अपनी राय सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर कायम करता है जो इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचती है। याद रखिए कि जो भी इंसान तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो इन्फॉर्मेशन मुकम्मल ही हो। बाज़ुकात बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जो रह जाते हैं, लेकिन बहरहाल बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब वक्त के साथ साथ इंसान जानता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।